आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके सामने लेकर आया हूं बिमल नेगी साहब की डेथ या सुसाइड मामले में कि सरकार ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में देशराज की मदद की ताकि वो बेल एप्लीकेशन अपनी मंजूर करवा ले और बेल ले ले। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री ने किस तरह से गुमराह करते हुए आज स्टेटमेंट दी कि सीबीआई जब चाहे प्रदेश में आकर बिमल नेगी साहब की जो डेथ है या सुसाइड है इस मामले में जांच कर ले। इन दोनों बातों को मैं तफसील से बताऊंगा कि किस तरह से गुमराह किया जा रहा है प्रदेश की जनता को। सबसे पहले देशराज की बेल एप्लीकेशन, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसकी मैं कॉपी कमेंट बॉक्स में डालूंगा। ये देखिए, ये जो वकीलों के नाम हैं ये आप देख रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में पढ़िए। ये हैं देशराज जी के वकील और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देखिए ब्लैंकेट में खाली है, ये ब्लैंक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट का खाना जो है ये यहां पे उनके नाम होने चाहिए थे, खाली है। यानी हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से देशराज की बेल एप्लीकेशन को अपोज करने के लिए कोई भी वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा होगा कि दूसरी तरफ से कोई वकील नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या चारा था। सुप्रीम कोर्ट को अपोज करने वाला वकील बताता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस वजह से देशराज की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। लेकिन जब कोई बताने वाला नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अपोज करने वाला कोई नहीं है तो फिर बेल देनी चाहिए, क्योंकि सरकार को जरूरत ही नहीं है उसकी कस्टडी की। तो फिर बेल जो है वो दे दी गई और उसके ऑर्डर आपके सामने हैं। अब यहां गुमराह करने की कोशिश ये होगी कि हमें पता ही नहीं था। तो यहां मैं आपको बता दूं, जब देशराज ने बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की उससे पहले उसकी एक कॉपी एडवांस में हिमाचल प्रदेश के जो वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको दी जानी जरूरी होती है। उसके बगैर सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई नहीं होती। यानी हिमाचल प्रदेश के जो वकील सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनको कॉपी दी गई, तो इसका मतलब उन्हें पता था कि देशराज की एप्लीकेशन लगनी है। अब अगली बात, जब यह केस सुनवाई के लिए कोर्ट में आया उस दिन जो कॉज लिस्ट होती है जिसमें सारे केसेस की लिस्ट होती है जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग कोर्ट्स में उस दिन लगे होते हैं, उसकी लिस्ट आती है। जितने भी वकील होते हैं उस लिस्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं उनके नाम के आगे कौन कौन से केसेस हैं। तो वो लोग उन केसों को नोट कर लेते हैं और उन कोर्ट्स में पेश होते हैं। यानी ये दूसरा पॉइंट है जिससे कि पता लगता है कि आपका केस लगा है या नहीं लगा है। तीसरा पॉइंट, जितने भी वकीलों के केस अगले दिन कोर्ट में लिस्ट होने वाले होते हैं सबको एक एक मैसेज, हर केस का अलग अलग केसों के अलग अलग मैसेज जो हैं उनके मोबाइल पर आते हैं। हमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से वैसे ही मैसेजेस आते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो तीसरी चीज होगी ये, यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था कि आज देशराज की एप्लीकेशन लगेगी और उसमें सुनवाई होगी। तो इसका मतलब इंटेंशनली इन लोगों ने कोर्ट में जाकर कुछ नहीं बोला, पेश ही नहीं हुए और उसको बेल मिल गई। उससे पहले की बात कर रहा हूं। अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में देशराज ने बेल लगाई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको कच्ची बेल नहीं दी। पुलिस के पास टाइम था उसको अरेस्ट करने का, क्योंकि वो शिमला था, उसको नहीं पकड़ा गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी बेल एप्लीकेशन हिमाचल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, तब भी उसको नहीं पकड़ा गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, उसने नई बेल एप्लीकेशन जो है, जो आपको मैंने जिसका ऑर्डर दिखाया, वो लगाई
तब भी पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। जब तक उसको ये बेल नहीं मिल गई तब तक उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए एक भी कॉल या एक भी सम्मन नहीं भेजा गया, जिससे साबित होता है कि उसे अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। यानी सरकार की तरफ से स्ट्रेट अवे उन्हें कह दिया गया था आपको खुली छूट है, आपको कुछ नहीं होगा। 2 और आईएएस ऑफिसर हैं इसी मामले में, एक का तो नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन जिसका है उसको भी इन्होंने ना तो पूछताछ के लिए बुलाया ना कोई उसको अरेस्ट किया। अब उससे अगली बात, सीबीआई इंक्वायरी की। परिवार जो है, विपक्ष जो है और पूरा प्रदेश मांग कर रहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, क्योंकि अगर सीबीआई के पास ये केस होता तो सुप्रीम कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन देशराज की लगती तो वहां सीबीआई का वकील खड़ा होकर उसको अपोज करता, सुप्रीम कोर्ट को बताता कि इस वजह से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। जब सीबीआई की तरफ से ऐसा होता तो उसकी बेल वहां भी रिजेक्ट हो जाती। उससे अगली बात, माननीय मुख्यमंत्री ने का आज स्टेटमेंट आया। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई विपक्ष अगर चाहे तो सीबीआई से डायरेक्ट कहकर जांच करवा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, हम जैसे छोटे जिनको लॉ की एबीसीडी आती है वो भी ये जानते हैं कि सीबीआई जो है किसी भी मैटर में किसी स्टेट में जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अगर कोई केस किसी भी स्टेट में, पूरे देश में किसी भी स्टेट में कोई केस रजिस्टर्ड होता है, सीबीआई डायरेक्ट उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती जब तक प्रदेश सरकार की तरफ से उसे ऐसा ना कहा जाए। यानी सीबीआई को प्रदेश सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर प्रदेश सरकार सीबीआई को जांच करने की परमिशन नहीं देती है तो सीबीआई खुद किसी के भी कहने पर जांच नहीं कर सकती, क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट में आती है। यानी पुलिस के मामले में जहां कोई भी पुलिस से रिलेटेड क्रिमिनल मैटर है, उस पर कानून बनाने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसलिए इस मामले में एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन में हुई। अगर इस मामले को सीबीआई को देना है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जो गृह डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री जो है वो मुख्यमंत्री के अंडर है। तो माननीय मुख्यमंत्री अगर सीबीआई जांच के आदेश देंगे तभी सीबीआई जो है इस मामले की जांच कर सकती है। यानी माननीय मुख्यमंत्री ने स्ट्रेट अवे आज इतनी बड़ी स्टेटमेंट देकर पूरे प्रदेश को गुमराह किया कि अगर विपक्ष चाहता है तो केंद्र सरकार से कहकर सीबीआई की जांच करवाए। केंद्र सरकार डायरेक्ट किसी के भी कहने पर सीबीआई को निर्देश नहीं दे सकती, डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आप जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करें। यह लीगल पोजीशन है। अब आप खुद सोचिए कि क्या इस मामले में पुलिस जो है उसको काम करने दिया जा रहा है? क्या जब पुलिस प्रेशर में है तो सीबीआई को यह मामला क्यों न सौंपा जाए? परिवार को चाहिए कोर्ट में जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, वरना यह मामला खत्म कर दिया जाएगा। जय हिंद।